नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सारथी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज का सारथी। नमस्कार। आज हम बिहार के भूगोल का एक ऐसा टॉपिक उठाने वाले हैं जो बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या बिहार एसएससी, कोई भी परीक्षा हो, यहां से 1 या 2 नंबर का सवाल तो पक्का ही आता है। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम बात करेंगे बिहार के रामसर स्थलों की। और देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, हम इसे रटेंगे नहीं, समझेंगे। आज ऐसा पढ़ेंगे कि ये सीधा दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा विषय है बिहार की 6 प्रमुख आर्द्रभूमियां, जिन्हें हम आम भाषा में वेटलैंड्स भी कहते हैं। वेटलैंड्स। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हम इन्हें बस तालाब या पानी से भरी जगह कह सकते हैं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। आप इन्हें ऐसे समझिए कि ये बिहार में पक्षियों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की तरह हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ये तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के इकोसिस्टम के लिए एक तरह की लाइफलाइन है। और हाँ, एक जरूरी बात, स्क्रीन पर एक एग्जाम अलर्ट दिख रहा होगा। जनवरी 2026 तक भारत में कुल 96 रामसर स्थल हैं। ये आंकड़ा याद रखने जैसा है। सीधा सवाल बन सकता है। 96, ठीक है। लेकिन ये एयरपोर्ट वाली बात मुझे बहुत मजेदार लगी। मतलब ये इतने खास क्यों है? अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ तालाब नहीं है, ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ये क्या कोई हाईवे है? एक तरह से हाँ, ये आसमान का हाईवे है जिस पर प्रवासी पक्षी सफर करते हैं। ये सिर्फ पानी का जमावड़ा नहीं, बल्कि पृथ्वी की जीवन रेखा है। और इन प्रवासी पक्षियों के लिए ये किसी लग्जरी होटल से कम नहीं होगा, है ना? बिल्कुल, उनके लिए ये 5 स्टार होटल है, जहाँ वे आराम करते हैं, भोजन करते हैं। सोचिए, हजारों मील उड़ने के बाद पक्षी यहाँ रुकते हैं। मतलब हमारा बिहार इस इंटरनेशनल हवाई मार्ग का एक बहुत बड़ा स्टॉपेज है। जी, एक प्रमुख स्टॉप है। ठीक है। अब इन सब के पीछे एक रामसर कन्वेंशन का जिक्र बार बार आता है। ये क्या था? इसकी कहानी क्या है? हाँ, ये इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान से सुनिएगा। बात है 2 फरवरी 1971 की। ईरान का एक शहर है रामसर, जो कैस्पियन सागर के तट पर है। ईरान का रामसर शहर। हाँ, वहाँ दुनिया के कई देश इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रकृति को बचाने की एक शपथ ली। इसी को रामसर कन्वेंशन कहते हैं। अच्छा, तो इसका मकसद क्या था? मकसद था दुनिया भर की जो महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियां हैं, जो वेटलैंड्स हैं, उनको पहचानना और उन्हें बचाना। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और भारत इसका हिस्सा कब बना, ये भी एक सवाल बनता है। बिल्कुल, भारत ने इस पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए और इसीलिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। ये तारीख तो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ठीक है, ये नोट कर लिया। अब जरा भारत के कुछ रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। भारत के जो सबसे पहले रामसर स्थल थे, वो 1981 में घोषित हुए थे। कौन कौन से? ओडिशा की चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, ये दोनों पहले थे। अच्छा। और सबसे बड़ा कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल भी है। और सबसे छोटा? सबसे छोटा है हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड। और एक और एग्जाम अलर्ट दिख रहा है। सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में हैं, कुल 20। जी। और एक और मजेदार तथ्य ये है कि भारत का पहला मानव निर्मित मतलब मैनमेड रामसर स्थल मध्य प्रदेश का भोज वेटलैंड है। ये सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। चलिए, अब आते हैं अपने बिहार पर। हाँ, हमारा पहला और शायद सबसे प्रसिद्ध स्थल बेगूसराय की कांवर झील। एशिया की शान। हाँ, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? देखिए, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। गोखुर झील मतलब ऑक्सबो लेक। बिल्कुल, ये बेगूसराय में है। इसे 21 जुलाई 2020 को रामसर का दर्जा मिला और ये बिहार का पहला रामसर स्थल बना। और ये बनी कैसे है? ये बूढ़ी गंडक नदी के विसर्पण यानी मियांड्रिंग से बनी है। अच्छा, और यहाँ का मुख्य आकर्षण? यहाँ का मुख्य आकर्षण है साइबेरियन क्रेन जैसे प्रवासी पक्षी, जो हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ आते हैं। और ये याद रखिएगा, ये भारत का 39वां रामसर स्थल बना था। ये गोखुर झील बनती कैसे है, जरा इसका विज्ञान समझाएंगी? हाँ, चलिए थोड़ा विज्ञान समझते हैं। जब कोई नदी मैदानी इलाकों में बहती है तो वो सांप की तरह घूम घूम कर चलती है ना? हाँ, लहरा कर। इसी को विसर्पण कहते हैं।
फिर होता क्या है कि तेज बहाव और कटाव मतलब इरोजन के कारण नदी कभी-कभी सीधा रास्ता अपना लेती है। एक तरह का शॉर्टकट ले लेती है। बिल्कुल। इससे जो पुराना मुड़ा हुआ हिस्सा है वो नदी से कट जाता है और उसके दोनों सिरे धीरे-धीरे बंद हो जाते हैं। और वो एक अलग झील बन जाती है। जी, और ये गाय के खुर जैसा दिखता है, इसीलिए इसे गोखुर झील कहते हैं। इसका पानी बहुत शांत होता है। अब समझ आया। चलिए अब बात करते हैं बिहार के जुड़वां जलाशयों की, नागी और नकटी। हाँ, ये दोनों जमुई में हैं। इनकी क्या खासियत है? इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित डैम है। अरे मतलब इंसानों की बनाई हुई जगह भी रामसर स्थल बन सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और दोनों को एक ही दिन 11 अक्टूबर 2023 को रामसर सूची में शामिल किया गया। इनका एक इतिहास भी है। 1984 में इन्हें पक्षी अभयारण्य और 2004 में इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया गया था। और यहाँ कौन से पक्षी मिलते हैं? यहाँ तोता, मैना और गौरैया की बहुत बड़ी आबादी रहती है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान भी इकोसिस्टम का निर्माण कर सकता है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं चौथे स्थल पर, बक्सर में स्थित गोखूर जलाशय। गंगा का उभार। हाँ, तो ये बक्सर में है, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर। जी, और इसे 13 मई 2025 को रामसर दर्जा मिला। इसकी उत्पत्ति भी गंगा नदी द्वारा निर्मित एक गोखुर झील के रूप में हुई है। मतलब ये भी एक ऑक्सबो लेक है। हाँ, ये दिखाता है कि बिहार की नदियां केवल बाढ़ नहीं लाती बल्कि जीवन भी देती हैं। यहाँ स्थानीय और प्रवासी पक्षियों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ठीक है, अब हमारे आखिरी 2 स्थल बचे हैं। हाँ, पांचवा और छठा। पांचवा है उदयपुर झील। ये पश्चिमी चंपारण में है। जी, और इसका निर्माण गंडक नदी द्वारा हुआ है। इसे भी 13 मई 2025 को दर्जा मिला। और यहाँ एक जरूरी बात लिखी है कि नाम से धोखा मत खाइए, ये राजस्थान में नहीं बिहार में है। हाँ, ये कंफ्यूजन हो सकता है। और छठा स्थल है गोगाबिल झील। ये कटिहार में है, गंगा और महानंदा नदी के बीच। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि मॉनसून में ये एक बहुत विशाल झील बन जाती है और सदियों से ये पक्षियों का घर रही है। ये भारत का 94वां रामसर स्थल बना था नवंबर 2025 में। बहुत खूब। तो ये थी बिहार की 6 रामसर साइट्स। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, वेटलैंड्स को पृथ्वी की किडनी क्यों कहते हैं? ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। जैसे हमारी किडनी हमारे खून को साफ करती है, वैसे ही वेटलैंड्स पानी को साफ करते हैं। अच्छा, कैसे? इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला, ये प्राकृतिक फिल्टर हैं। ये पानी में घुले प्रदूषकों को सोख लेते हैं और पानी को साफ कर देते हैं। मतलब एक तरह का नेचुरल वाटर प्यूरिफायर। बिल्कुल। दूसरा, ये बाढ़ से सुरक्षा देते हैं। ये एक स्पंज की तरह अतिरिक्त पानी सोख लेते हैं और बाढ़ से बचाते हैं। ये तो बिहार के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा। तीसरा, ये भूजल को रिचार्ज करते हैं, मतलब जमीन के नीचे पानी का स्तर बनाए रखने में मदद करते हैं। और चौथा कारण है हमारी आजीविका। मछली पालन, मखाना की खेती, पर्यटन, ये सब इन्हीं पर निर्भर है। अब पूरी तरह से समझ आया कि ये सिर्फ पक्षियों के लिए नहीं बल्कि हमारे भविष्य के लिए कितने जरूरी हैं। जी, इन 6 स्थलों का संरक्षण बिहार राज्य की धड़कन को बचाए रखने जैसा है। इनका संरक्षण बाढ़ नियंत्रण और जल सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल। और यहाँ हम अपने सुनने वालों से भी एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्या आपके जिले के आसपास कोई ऐसा वेटलैंड है? अगर है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हाँ, जरूर बताइए। तो उम्मीद है आज की इस चर्चा ने आपको एक नई दिशा दी होगी और बिहार के इन रामसर स्थलों के बारे में सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा। और शायद इन्हें देखने का एक नया नजरिया भी मिला होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, ज्ञान सारथी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही आसान क्लास आप तक पहुंचती रहे। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।